हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी में है हमारा भारत। बना ली है ये नई प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या है प्लानिंग भारत की चाइना के खिलाफ, बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर ओली ने फिर छेड़ दिया है एक बार राग। राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, बताएंगे। और भारत को लेकर क्या कहा उन्होंने, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान को मिलने जा रहा है भारत की तरफ से मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, और बताएंगे आपको कि कौन है जो देगा पाकिस्तान को भारत की तरफ से वैक्सीन, बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहां पर साउथ चाइना सी में चीनी नौसैनिकों की हालत खराब। जी हाँ दोस्तों, हर 5 में से एक जवान मानसिक रोग से है ग्रस्त। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां पर अमेरिका ने लगा दी है चाइना को बड़ी फटकार। जी हाँ दोस्तों, और कह डाली है चीनी सैनिकों को लेकर अमेरिका ने बड़ी बात। क्या बातें कही है ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबरें, साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर भी नई खबरें आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की खबरें पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, और चाइना पाकिस्तान जैसे देशों को भारत कभी भी चाहे तो लपेट सकता है, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को चौतरफा फिर से घेरने की है तैयारी में भारत। मेडागास्कर कोमोरोस की सुरक्षा के लिए बनाई है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन सारी दुनिया की नजरों में रड़क रहा है दोस्तों। कई ऐसे मुल्क चाइना की इस आदत के कारण इस ऋण नीति का शिकार हो चुके हैं और अपनी जमीन गंवा चुके हैं। चीन की नजरें न सिर्फ भारत है, बल्कि ये हिंद महासागर पर भी अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। ड्रैगन की आदत से वाकिफ भारत भी चाइना को घेरने के लिए चौतरफा कूटनीतिक रणनीति बना रहा है। चाइना पश्चिमी हिंद महासागर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह के साथ अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है दोस्तों। दोनों देशों ने रक्षा मंत्रियों की हिंद महासागर क्षेत्र की बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिसे भारत अगले सप्ताह आयोजित करेगा। मेडागास्कर प्रतिनिधि मंडल को यहाँ की रक्षा मंत्री रिचर्ड राकोटोनी रीना लीड करेंगी, और कोमोरोस अपने विदेश मंत्री धोईईर धूल कमल के तहत एक रक्षा प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। ये पहली बार है कि उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल अफ्रीका के पूर्वी तट के द्वीप समूह से भारत का दौरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत 4 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 के साथ हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन थीम्ड एनहैंड पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की मेजबानी भी करेगा। ऐसे में अब चाइना को पूरी तरह से घेरने की है भारत की तैयारी, और अब अगली बारी, और ऐसे में फिर है पाकिस्तान की अगली बारी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी, और भारत को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस नए कदम के लिए, तो कहना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने छेड़ दिया है राग। कहा, नेपाल में शुरू हो चुका है राम मंदिर का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर भगवान राम जी के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर डाली है। उन्होंने चितवन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने धड़े के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राम के जन्म स्थान में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओली का इशारा वीरगंज के पास स्थित एक जगह से है, जिसे वे पहले भी असली अयोध्या करार दे चुके हैं। हालांकि तब उनके बयान पर भारत ही नहीं, नेपाल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अयोध्या पुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए एक मास्टर
मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण पहले ही हो चुका है। माँ सीता की मूर्ति निर्माणाधीन है। अगले साल राम नवमी को भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्यापुरी में एक भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओली ने दावा किया है कि इसके बाद ये क्षेत्र एक शानदार पर्यटन स्थल में बदल जाएगा तथा कई तीर्थ यात्री इसे अपना गंतव्य स्थल बना लेंगे। ओली ने उम्मीद जताई है कि मंदिर के निर्माण के बाद चितवन दुनिया के हिंदुओं, पुरातत्वविदों, सभ्यता और सांस्कृतिक विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों केपी शर्मा ओली को श्री राम जी के मंदिर को लेकर? दोस्तों आप भी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि अयोध्या है लेकिन एकमात्र उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ना कि नेपाल में। इस तरह का कमेंट जरूर करिएगा। आपकी बात नेपाल के ओली तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को भारत से मुफ्त में मिलेंगे करीब 1.25 करोड़ कोरोना टीके। जानिए कौन देगा इसको मदद। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान को भी भारत से कोरोना टीकों की मदद मिलने वाली है। ये मदद उसे कोवैक्स कार्यक्रम के तहत मिलेगी दोस्तों। चूंकि भारत सरकार से मदद मांगने के लिए इमरान सरकार झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने पिछले दरवाजे से यह इंतजाम किया है। बहरहाल भारत में एस्ट्राजेनेका कंपनी के लिए टीका तैयार कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट के मार्फत उसे करीब 1.25 करोड़ टीके मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक स्वास्थ्य डॉक्टर फैजल सुल्तान ने रविवार को ट्वीट करके ये बताया है कि फरवरी से पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मिलने जा रही है। 60 लाख खुराक की डिलीवरी मार्च तक हो जाएगी। जून तक 1.70 करोड़ डोज मिल जाएंगे। असद उमर ने ट्वीट करके बताया है कि कोविड वैक्सीन मोर्चे पर खुशखबरी है। कोवैक्स से मिले पत्र में 2021 के पहले छमाह में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1.70 करोड़ डोज मिलने की सूचना दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये वैक्सीन इनडायरेक्टली मिलने वाली है दोस्तों, यानी घुमा फिरा कर मिलने वाली है, ना कि सीधे भारत से थर्ड पार्टी के द्वारा उसको ये वैक्सीन मिलेगी। इस पर आपकी क्या कमेंट होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही आप इस कंगालिस्तान को क्या राय देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर साउथ चाइना सी में चीनी नौसैनिकों की हालत है बेहद खराब। हर 5 में से एक जवान मानसिक समस्या का है शिकार। जी हाँ दोस्तों, चाइना किसी भी कीमत पर दक्षिण चीन सागर में अपनी हड़प नीति पर आमादा है। उसका सीधा असर चीनी नौसेना के जवानों की मानसिक सेहत पर पड़ता नजर आ रहा है। चीनी नौसेना के पनडुब्बी बल यानी चाइना सबमरीन फोर्सेस में काम करने वाले जवानों के खास तौर पर जिनकी तैनाती दक्षिण चीन सागर में नाभिकीय पनडुब्बियों पर हुई है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेश है इस मसले पर समाचार एजेंसी पीटीआई एक दिलचस्प रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक अध्ययन में पाया गया है कि दक्षिण चीन सागर में नाभिकीय पनडुब्बियों में काम करने वाला हर 5 में से एक नौसैनिक मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है। यह अध्ययन किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि दोस्तों चीन के ही नौसैनिक विश्वविद्यालय ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के नौसैनिक चिकित्सीय विश्वविद्यालय की ओर से 500 नौसैनिकों और अधिकारियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि चाइना के नौसैनिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और आपको क्या लगता है, इस तरह के चीनी सैनिक क्या कभी भारतीय सैनिकों से लड़ पाएंगे दोस्तों? क्या चाइना कभी वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो वो सोचे बैठा है? अगर आपका भी जवाब है नहीं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कारण के साथ में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने चाइना को लगाई है फटकार। कहा दक्षिण सागर में डराने के लिए करता है सेना का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों के लिए अमेरिका ने चाइना को फटकार लगाई है और कहा है कि उसका ये कदम क्षेत्र को अस्थिर करने वाला है। उसने कहा है कि चाइना की कार्यवाहियां दर्शाती हैं कि वो सेना का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जल और वायु क्षेत्र में काम
करने वाले को डराने या धमकाने के लिए करता है। अमेरिका की हिंद प्रशांत कमांड यानी इंडो पाकॉम ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में पिछले एक सप्ताह में चीनी सैन्य उड़ाने क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक स्ट्राइक समूह के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा करती रही है। इंडो पाकॉम के प्रवक्ता अमेरिकी नौसेना के कप्तान माइक काफका ने बताया है कि थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी और वायुसेना गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को अत्यधिक फटकार लगाई गई है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ऐसे पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां सियाचिन में भारत को है घेरने की तैयारी में पाकिस्तान। चाइना तक बनाने जा रहा है नई सड़क। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चाइना तक नई सड़क बनाने जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस सड़क के जरिए चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर कश्मीर में भारतीय सेना के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। प्रस्तावित सड़क गिलगित बाल्टिस्तान से चाइना के शिनजियांग में स्थित यारकंद तक बनाई जाएगी। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चाइना और पाकिस्तान केवल कराकोरम राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। इस सड़क को 1978 में खुन जादाब दर्रे में एक क्रॉसिंग बनाकर पूरा किया गया था। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चाइना की हर नापाक साजिश होगी अब बेअसर। इस दिन आ रहा है तेजस का नया वर्जन। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने कहा है कि स्वदेशी तेजस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान का नया वर्जन अगले साल 2022 में सामने आने की संभावना है। इसमें शक्तिशाली इंजन, हथियार लेकर जाने की कैपेसिटी, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम और कई सुपीरियर एरोनॉटिकल सिस्टम होंगी। माधवन ने बताया है कि तेजस विमान के नए वर्जन का हाई स्पीड टेस्ट 2023 में शुरू होगा। तेजस मार्क 2 को लेकर ढांचागत व अन्य काम काफी अच्छे से चल रहे हैं तथा उसका उत्पादन 2025 के आसपास तक शुरू होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस नए वर्जन का भारत में स्वागत अगर आप करते तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है तेजस जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर पुतिन चोर है इस्तीफा दो के नारे से गूंज रहा है पूरा रूस। नवेलनी के समर्थन में सड़कों पर जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, रूस में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को जारी रखते हुए रविवार को हजारों लोग विपक्षी नेता अलेक्सी नवेलनी की रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। ये भीड़ पुतिन चोर है, पुतिन इस्तीफा दो के नारे भी लगा रही है। इस प्रदर्शन से क्रेमलिन, जो कि रूसी सरकार का मुख्यालय है, एक निगरानी संगठन के अनुसार पुलिस ने 2300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। रूसी अधिकारी प्रदर्शन से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें तो इंसानियत की खातिर दुश्मनी को भूला इजराइल, फिलिस्तीन को देगा कोरोना वायरस वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ आपसी दुश्मनी तक को भुला दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज के हवाले से यह बताया गया है कि तेल अवीव से जल्द ही फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। ये वैक्सीन फिलिस्तीन में अग्रिम मोर्चों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने फिलिस्तीन को टीके देने को लेकर पुष्टि की है। फिलिस्तीन को टीके मुहैया नहीं कराने को लेकर इजराइल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मानवाधिकार समूहों की ओर से आलोचना का सामना कर रहा था। इजराइल ने कहा था कि वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना के साथ खरीद समझौता होने के बाद इजराइल में लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय वायुसेना बनेगी और भी ताकतवर। 1.3 लाख करोड़ रुपए में 114 फाइटर जेट खरीदे जाने की तैयारी में है इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ दोस्तों, आगामी एरो इंडिया के दौरान 83 LCA तेजस मार्क 1 विमान के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही भारतीय वायुसेना मल्टी रोल लड़ाकू
लड़ाकू विमान परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इसके तहत 1.3 लाख करोड़ से अधिक लागत वाले 114 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। वायुसेना एक समय में एक लड़ाकू विमान परियोजना का कार्य कर रही थी। अब इसके लिए 83 LCA मार्क 1A फाइटर जेट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। एरो इंडिया के दौरान बेंगलुरु में 50,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। सरकार के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि 83 LCA तेजस MiG-21 फाइटर जेट्स के 4 स्क्वाड्रन की जगह लेगा, जिन्हें निकट भविष्य में चरणबद्ध किया जाना है। अब 114 फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो किम जोंग उनकी वाइफ साल भर से है लापता, तानाशाह पर गायब करवाने का है शक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी पत्नी पिछले 1 साल से लापता बताई जा रही है। इतने दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बाद अटकलें हैं कि किम जोंग ने ही उनको गायब करवा दिया है। जबकि पश्चिम मीडिया के अनुसार किम जोंग की पत्नी री सोल जू का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से डर से भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं भी आना जाना स्थगित किया हुआ है। कुछ महीने पहले किम जोंग उनको लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 7 फरवरी को जाएंगे बंगाल दौरे पर, राज्य को देंगे 3 परियोजनाओं की सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन विभाग की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी है। हल्दिया में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनकी लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा और इस तरह की परियोजनाओं की सौगात बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है और इस चुनाव में भाजपा ने 200 सीट जीतने का लक्ष्य भी रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर बड़ा खुलासा, सरकार गिराने के लिए ओसामा बिन लादेन से आर्थिक मदद लेते थे नवाज शरीफ। जी हां दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत आबिदा हुसैन ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आतंकी ओसामा बिन लादेन के संबंधों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से आर्थिक मदद लेते थे। नवाज शरीफ सरकार में मंत्री और अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत अबीदा ने कहा है कि एक समय बिन लादेन पाकिस्तान के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध था, बाद में जाकर उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो दुबई के शासक का बड़ा ऐलान, कहा पेशेवर विदेशियों को भी नागरिकता देगा UAE। जी हाँ दोस्तों, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को अबू धाबी और दुबई में कुछ विदेशियों को नागरिकता देने की योजना का ऐलान किया है। ये कदम कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उठाया गया है। नागरिकता देने वाले विदेशियों में निवेशक, विशेष प्रतिभा वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और उनके परिवार के लोगों समेत अन्य पेशेवर भी शामिल हैं। इससे पहले UAE ने उन फलस्तीन नागरिकों और अन्य को नागरिकता दी थी जिन्होंने सन 1971 में इसके गठन के बाद देश की सरकार बनाने में योगदान दिया था। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शनिवार को इस बड़े कदम की घोषणा की। वे देश के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो अमेरिका से खबर, जहां पड़ोसियों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है कानूनी नोटिस, समझौता तोड़ने का लगा दिया है बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस छोड़कर अपने फ्लोरिडा स्थित आलीशान रिजॉर्ट में चले गए हों, लेकिन यहाँ भी विवादों से उनका पीछा नहीं छूट रहा है। यहाँ उनके पड़ोसियों ने स्थानीय परिषद के माध्यम से ट्रंप को कई साल पहले हुआ समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भी भेजा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो शरद
पवार ने किया था कृषि कानूनों का विरोध, जिसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने तथ्यों के साथ दिया है मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा कृषि कानून यानी फार्म्स लॉज को लेकर की गई आलोचना के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई तथ्यों को पेश करते हुए जवाब दिया है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट करके कृषि कानूनों का विरोध किया है। इसके बाद वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी ट्वीट के माध्यम से एनसीपी चीफ को जवाब दिया है। तोमर ने लिखा है, शरद पवार वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वे कृषि से जुड़े मुद्दों और उनके समाधान से भली भांति वाकिफ हैं। पूर्व में उन्होंने भी कृषि संबंधी सुधारों को लाने की पुरजोर कोशिश की थी। कृषि मंत्री ने लिखा कि चूंकि मुद्दे पर उनकी अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बोलते हैं तो उनके ट्वीट देखकर बेहद निराशा हुई, जो अज्ञानता और गलत जानकारी से भरे हुए थे। मुझे अवसर दीजिए मैं भी उनके सामने कुछ तथ्य पेश कर सकूं। शरद पवार के 9 बिंदुओं वाली आलोचना के जवाब में उन्हें एक टेबल में सारा ब्यौरा सामने रखा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। और इस ट्वीट में जो शरद पवार के 9 बिंदुओं वाली आलोचना के जवाब में ये टेबल दिखाई दे रही है। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर वेस्ट बंगाल से दूसरी खबर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है टीएमसी को उखाड़ फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल यानी रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रही बीजेपी की रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इस दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। 10 साल में टीएमसी ने क्या किया, यहाँ तानाशाही और तुष्टीकरण किया गया है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने कबूला बलूच आंदोलन को खत्म करना चाहता है चाइना। भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना है उस चाइना का मकसद। जी हाँ दोस्तों, एक चौंकाने वाला रहस्योद्धाटन में पाकिस्तान सेना के एक जनरल ने पाकिस्तान में बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में चाइना की भूमिका को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग ने उसे बलूच लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष को समाप्त करने के लिए 6 महीने का काम दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो जो अधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी ने यह बड़ी बात कह डाली है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा है कि पुलिस और प्रशासन को राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जो अधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा। उन्होंने इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस और गृह विभाग को टैग किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में धनखड़ जी के बात से आप सहमत है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूरा सहमत लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 1 फरवरी से फिर शुरू होंगी ट्रेन में ई केटरिंग, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे खाना। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों की एक बड़े परेशानी को जल्द अंत होने जा रहा है। 1 फरवरी से ट्रेन में ई केटरिंग यानी ऑनलाइन खाने की सुविधा फिर से शुरू हो रही है। इस बात की जानकारी IRCTC ने ट्वीट करके दी है दोस्तों। हालांकि अभी ये सुविधा चुनिंदा स्टेशनों पर ही लागू और चालू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और कितने हमारे भाई बहन जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उनको खाना ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है और अब मिलेगा तो कितनी खुशी हो रही है दोस्तों, इस खबर को सुनकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो कोरोना नेगेटिव हुई इकोनॉमी, बजट से ठीक पहले बड़ी अच्छी खबर, पहली बार 1.2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किए जाने से ठीक पहले देश की इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स सिस्टम को लागू किए जाने के बाद से सर्वाधिक है। पिछले महीने 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जबकि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर